हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्री इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था, क्लास 12 की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आज हमने स्टार्ट करने वाले हैं क्या, रे ऑप्टिक्स। अब बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि भैया आप इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स करा रहे थे तो रे ऑप्टिक्स क्यों स्टार्ट कर दिया। देखिए भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पार्ट है वो तो आपका कंप्लीट होता रहेगा, साथ साथ रे ऑप्टिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो आज जो हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर लेके आए हैं, इसमें जब हम पढ़ाएंगे आपको तो सारी चीज़ें, ये हमारा वादा है कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगी और एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं इनसे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स। तो चलिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी ये लेक्चर देख सकता है और आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स क्या होता है। तो जो ऑप्टिक्स आपका होता है वो होता है स्टडी ऑफ विजन। क्या होता है? स्टडी ऑफ विजन या स्टडी ऑफ लाइट को भी हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। अब सबसे पहले चीज, इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक क्या होता है, रे होता है। तो आपका रे क्या होता है? जो आपका रे होता है ये होता है पाथ ऑफ लाइट। क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट। मतलब जिस पाथ में लाइट ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइट है, ठीक है, मान लो कोई ये रे है, इसे हम क्या कहते हैं, ये एक रे है, ऐसे रे को दिखाते हैं। अब रे की मतलब कुछ डायरेक्शन भी होती है, मतलब ये क्या होता है, ये वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है। अब मैं अगर आपको बताऊं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए जो आपकी लाइट है वो मान लीजिए एक ऐसे मतलब आपकी लाइट है जो एक पाइप में ट्रेवल करे, तो लाइट ऐसे भी ट्रेवल कर सकती है। लाइट के कई सारे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो रे है वो लाइट के पार्टिकल्स को एक पाथ देती है कि भैया इस पाथ में ट्रेवल करो, तो आपको आप रे बोला जाएगा, तो इसे रे कहते हैं। फिर उसके बाद मतलब बेसिक बेसिक डेफिनेशन है जिसको आपको थोड़े माइंड में होना चाहिए। अभी जो मेन पॉइंट्स आएंगे उस पर काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा उसके बाद बीम क्या होता है। तो जो बीम होता है ये होता है बंडल ऑफ रेज। क्या होता है? बंडल ऑफ रेज। मतलब कई सारे रेज को इकट्ठा कर लो। मान लीजिए जैसे आपके पास एक रे है, ऐसे कई सारी रेज ऐसे हैं, तो ये जो बंडल है इसे हम क्या कहेंगे, इसे बीम कहेंगे। अब देखो ये रेज ऐसे भी हो सकती हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कन्वर्जिंग रेज। क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग बीम। या इसको एक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इसे कहेंगे डाइवर्जिंग बीम। तो बीम होती है, रे आपकी पाथ ऑफ लाइट होती है, और बीम जो होती है ये होती है बंडल ऑफ रेज। अब इसके बाद में जो हम मेन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज, आपको शायद पता हो कि ऑब्जेक्ट इमेज क्या होता है, लेकिन यहां पे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट और इमेज होता क्या है। तो मैंने कहा हमारे पास दो चीज होता है, एक चीज होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, तो सबसे पहले चीज देखिए, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। किसका मीटिंग पॉइंट? इंसिडेंट रेज। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मैंने डेफिनेशन लिख दिया, अभी समझाऊंगा। फिर इसका जो इमेज होता है, इमेज का डेफिनेशन क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ आउटगोइंग रेज। क्या होता है? आउटगोइंग रेज। मैंने कहा जो मीटिंग पॉइंट ऑफ आउटगोइंग रेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, ऐसे लेंस उसके बारे में आपको नहीं पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं ऐसे केवल नॉर्मली बता रहा हूं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो अभी आपको पता नहीं तो कुछ भी दिक्कत नहीं, मैं आपको सारी चीजें आगे बताऊंगा। मैंने कहा मान लीजिए यहां से एक रे ऑफ लाइट आई। कैसे आई? एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे चली गई, एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे चली गई, और उसके बाद मान लीजिए कि ये रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद यहां से गई और ऐसे, और यहां पे मिल गई। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए क्या लेंस है। ऐसे आपके पास मिरर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है। मैंने कहा ये जो आपकी लाइट यहां से गई है, इस पे टकराई है, फिर यहां से ऐसे चली गई और यहां पे मिल गई है। तो मैंने कहा कि इंसिडेंट लाइट क्या है, मतलब इसी पे तो इंसिडेंट हुई, यहां पे इंसिडेंट हुई है, इसी सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, ठीक है। अगर इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है तो हमने कहा ऑब्जेक्ट क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। हमारी इंसिडेंट इसी सरफेस पे हुई ना, जिस सरफेस पे इंसिडेंट हुई तो उसे इंसिडेंट रेज कहते हैं। तो ये जो इंसिडेंट रेज है, यानी कि जो लाइट इंसिडेंट हुई है, ये लाइट इंसिडेंट हुई, मैंने कहा इसका मीटिंग पॉइंट जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये जो लाइट मतलब इंसिडेंट होने के बाद चली गई है बाहर, तो इनके जो मीटिंग पॉइंट, मतलब आउट गोइंग रेज, जो इंसिडेंट होने के बाद जो रेज आउट चली गई, बाहर चली गई, आउट गोइंग रेज, इनके मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ आउट गोइंग रेज को हम क्या कहते हैं,
आपका इमेज कहते हैं। देखो मतलब इंसिडेंट यहाँ पे हुई तो ये रेज इंसिडेंट हुई है, तो इनके मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि मीट तो यही कर रही है ना। और जो आउट गोइंग रेज, इंसिडेंट होने के बाद जो रेज आउट गोइंग मतलब बाहर चली गई है, उनके मीटिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज आती है, आपके ऑब्जेक्ट दो तरीके से हो सकते हैं, एक रियल एक वर्चुअल। ठीक है, ऐसे ही इमेज भी आपका दो तरीके का हो सकता है, एक रियल और एक वर्चुअल। अब इमेजेस और कई सारे तरीके के हो सकते हैं, इन्वर्टेड हो सकता है, इरेक्ट का हो सकता है, तो वो सारी चीजें बात करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, देखो सारी चीजें बेसिक से समझ में आएंगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ये मेरी प्रॉमिस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, देखते हैं यहां पे मैंने कहा ऑब्जेक्ट तो दो तरीके का होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है क्या? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए मैंने कहा कि जो आपका रियल ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऐसे कोई है, एक लेंस है, ये जो पिछला केस था, यहां पे जो इंसिडेंट रेज हैं, ये जो इंसिडेंट रेज हैं क्या है? इंसिडेंट रेज, ये भाई यहां पे रियल में मिल रही है ना, मतलब इनकी जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे वो रियल में मिल रही है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा है क्या, कि मान लीजिए कोई ऐसा लेंस है, मतलब लेंस अभी इस पे मत जाइए कि कन्वर्स कर रहा है डाइवर्स कर रहा है, मैं ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसे है, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई और फिर ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई। तो मैंने कहा कि जो इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज तो यही है ना, ये भी इंसिडेंट रे है। अब देखो ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, मतलब इनके बीच में कहीं मीटिंग इधर तो नहीं हुई होगी। तो मैंने कहा अगर इसको एक्सटेंड कर दूं यहां तक और इसको एक्सटेंड कर दूं यहां तक, तो कहीं यहां पे मिलेगी जाके। तो हम जब एक्सटेंड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आपका वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल, ये अब यहां पे ये भी दिखा देता हूं, ये जो होगा आपका, ये रियल इमेज होगा। क्या होगा? ये रियल इमेज होगा, क्योंकि यहां पे जो आउट गोइंग रेज है, ये आउट गोइंग रेज जो है यहां पे जाके रियल में मिल रही है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम रियल इमेज बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आउट गोइंग रेज है ऐसे चली गई है, इधर चली गई, ये रेज इधर चली गई, ये रेज इधर चली गई, तो कहीं जाके आगे तो मिलेंगे नहीं। तो अगर इन्हें पीछे में एक्सटेंड कर दें, इन्हें आप पीछे एक्सटेंड कर दें, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे रियल में मिलेंगी, मतलब यहाँ पे एक वर्चुअली मिलेगी। यहाँ पे हमने एक्सटेंड करके बढ़ाया, तो ये जो इमेज बनेगा, ये बनेगा क्या? ये बनेगा वर्चुअल इमेज। क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने जो आउटगोइंग रेज है उनको एक्सटेंड किया है। तो ऑब्जेक्ट जो आपका हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जो आपकी इमेज हो सकती है वो रियल इमेज हो सकती है, वर्चुअल इमेज हो सकती है। तो आपको दो चीजें पता चलेगी। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है क्या? आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आते हैं। मैंने टॉपिक्स नोट कर रखे हैं कि जो आपके बोर्ड्स में जो जो टॉपिक्स हैं उनको हम साथ साथ लेके चलते रहेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, आपको अच्छे नंबर्स लेके आने, तो बोर्ड के टॉपिक के हिसाब से पढ़ते चलेंगे। अब हम पढ़ने वाले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने क्लास 9 मतलब क्लास 10 में पढ़ा होगा। दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, आपको बता दूं कि हम अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या करती हैं? लाई इन सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक मिरर है, ऐसे क्या है, कोई एक मिरर है ऐसे, और यहां पे एक लाइट ऐसे आई और यहां ऐसे टकराई। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? जो लाइट आई इसे कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद ये लाइट ऐसे चली गई, तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से मतलब या सरफेस से गई है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों क्या होंगी? सेम प्लेन में होंगी। यानी कि अगर इनको तीनों को हम पकड़ के
एक प्लेन में रख देंगे तो ये एक पेस मतलब एक प्लेन में ही लाई करेंगी। इसे हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मतलब सेकंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, एक प्लेन में लाई करेंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मैं ये लॉन्ग लेक्चर ले रहा होता तो मैं पूरा यहाँ पे 3D डायग्राम बना के समझाता कि कैसे चीजें होती हैं, बट आपको वो केवल बोर्ड के लिए पढ़ना है तो आपको स्टेटमेंट जरूरी है, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ। जब मैं जेईई मेंस या नीट के लेक्चर डालूंगा तो वहाँ पे प्रॉपर समझाऊंगा कि क्या चीजें होती हैं और कितने सर्फेसेस के लिए वैलिड होता है, आपको नॉर्मल कैसे निकालता है, अगर कोई कर्व सर्फेस दे वहाँ पे नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है कि इसके अंदर की क्या चीजें हैं, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, क्या चीजें होती है, तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं वहां पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको बोर्ड के अलावा जेईई मेंस, नीट और एडवांस लेवल का सारी चीजें पढ़ा दूंगा। एक बार मैं देख लेता हूं क्या मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो कैमरा चल रहा है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि जो एंगल आई क्या होता है, एंगल आई होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, ये चीज होता है। अब जो हमें नेक्स्ट चीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हाँ अब हमें पढ़ना है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर शायद आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ प्लेन मिरर की, लेकिन होगा सिलेबस में तो होगा ही, पक्का होगा भाई, क्योंकि प्लेन मिरर सिलेबस में ना ऐसा होने से, क्योंकि जेईई के सिलेबस में तो प्लेन मिरर और नीट के सिलेबस में है। तो मैंने कहा हमें पढ़ना है प्लेन मिरर। सबसे पहले पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर से, तो मैंने कहा कि आपके पास मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ऐसे ये प्लेन मिरर है आपके पास, प्लेन मिरर में भाई जो प्लेन हो, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। मैंने कहा यहां पे आपका क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको एक दो चीजें, दो रूल्स बता दे रहा हूं कि आपको केवल दो रेज पिक करनी है और इस मिरर पे टकराना है। इसके बाद इसके क्या हो जाएंगी, जहां पे वो रेज मिलेंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे वो रेज मिलेंगी वहां पे वो आपका इमेज बन जाएगा। तो मैंने कहा मान लीजिए एक रे यहां से निकली और ऐसे गई, कैसे, और ये नॉर्मल है आपका, ये एंगल आई है, यहां पे रिफ्लेक्ट की, ये रे ऐसे गई, यहां से इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली। अरे ऑब्जेक्ट से तो कई सारी रेज निकल सकती है भाई, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। जब रेज ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं और कहीं से टकरा के हमारी आंखों पे आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारे आंखों पे उसकी इमेज बन जाती है। तो रेज मतलब ऑब्जेक्ट से कई सारी रेज, इनफाइनाइट रेज निकलती है, लेकिन जो हमारी आंखों पे आती है उस जो वहां से मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट से जो रेज हमारी आंखों पे आती है रिफ्लेक्ट होके, उन्हीं का इमेज हमें दिखाई पड़ता है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। मैंने कहा ये रेज ऐसे आई और रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ऐसे चली जाएगी और ये एंगल आर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं एक रे ऐसे नॉर्मल इस परपेंडिकुलर टू मिरर डालूं तो क्या होगा, ये रे सेम लाइन में लौट आएगी। अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कोई रे जा रही है तो उसी लाइन में लौट आती है। मैंने कहा ठीक है, तो ये रे आगे हम ट्रेस कर देते हैं। अब खुद से सोचो, एक रे ऐसे चली जाएगी, एक रे पीछे चली जा रही है, तो ये कहीं इधर तो मिलेंगे नहीं, तो इसको अगर पीछे ट्रेस कर दें, यानी कि इसको जो आउटगोइंग रेशन को पीछे ट्रेस कर दें तो यहां पे कहीं जाके मिल रही है, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इमेज। क्या बन जाएगा, इमेज। खुद से भाई मैंने ट्रेस पीछे क्यों किया, लेकिन ये क्या है, ये वर्चुअल इमेज है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है, क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। तो यहां से वर्चुअल इमेज बनी है, लेकिन एक चीज होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपका प्लेन मिरर से x डिस्टेंस दूरी पे है तो जो इमेज भी पीछे प्लेन मिरर के बनेगी वो बनेगी क्या, x डिस्टेंस दूरी पे बनेगी। तो ये होता है आपका क्या, प्लेन मिरर की क्वालिटी होती है कि भाई जितने दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होता है, जितने दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी दूर ही पीछे प्लेन मिरर से इमेज भी बनती है। यानी कि फॉर प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है, ये चीज होती है। अब इसके बाद में जो हमें पढ़ना है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, और जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल इमेज, और ये बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, और ये बनती है सेम साइज की। किसकी बनती है, सेम साइज की। तो ये होता है आपका प्लेन मिरर का केस। अब इसके बाद में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, हाँ एक चीज, एक टॉपिक और आता है वो भी बता दे रहा हूं मैं आपको। एक चीज आता है डेविएशन बाय प्लेन मिरर, हाँ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। अब देखते हैं, मैंने कहा आपका एक टॉपिक आता है
अब डेविएशन बाय प्लेन मिरर क्या है? मैंने कहा आपके पास एक प्लेन मिरर ऐसे है, मैंने कहा इस पे कोई रे ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये है आपकी क्या, इंसिडेंट रे। ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका एंगल क्या है? ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है। तो इन दोनों एंगल्स को मैं थीटा थीटा मान लूं, क्योंकि दोनों एंगल तो सेम ही होंगे। तो मैंने कहा ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल, ये आपका क्या है? नॉर्मल। मैंने कहा कि ये जो रे आई है इंसिडेंट रे, भाई इसको जाना ऐसे ही चाहिए था, जाना चाहिए था ना ऐसे। अगर ये यहाँ पे मिरर ना था तो लाइन ऐसे, ये रे ऐसे सीधे चली जाती, लेकिन अब रे हमारी कितनी चली, इधर चली गई है। तो ये डेविएट कितना हुई, मतलब ओरिजिनल पाथ तो ये है और यहां पे रिफ्लेक्टेड पाथ ये है। मैंने कहा ओरिजिनली जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन चली किधर गई है? इधर गई है। तो इसके बीच में इसका जो डेविएशन हुआ, यही तो हुआ, मतलब ओरिजिनल पाथ से जो रिफ्लेक्टेड पाथ है उसके बीच में कितना एंगल बना, उसे हम क्या कहते हैं? डेविएशन। तो यहां पे डेविएशन अगर लिखेंगे तो डेविएशन क्या होगा? अगर ये टोटल एंगल जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि क्या लिख सकते हैं? डेविएशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आपको पता है इसको अगर मैं डेल्टा बोल दूं, क्या बोल दूं? डेल्टा। डेल्टा से शो करते हैं डेविएशन को, किससे शो करते हैं? डेल्टा से। तो मैंने कहा, बोला क्या, पाई इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, क्या होता है? 180 डिग्री। थीटा प्लस डेल्टा, ठीक है। अगर यहां से डेल्टा निकालेंगे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा। क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा। आपको पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू हमने क्या माना था? आपने माना था थीटा। तो यहां से आपका जो डेविएशन आया है वो आया है पाई माइनस 2 थीटा, यानी कि पाई माइनस 2 आई भी कई किताबों में लिखा होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये हो जाता है डेविएशन बाई प्लेन मिरर, ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं जो एक कॉन्सेप्ट और आता है, वो आता है रोटेशन ऑफ मिरर एंड रे। ये कॉन्सेप्ट शायद आपके में नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जेईई मेंस और नीट में है, तो मैं भी फिर भी थोड़ा सा टच करा दे रहा हूं आपको कि आपको ये सारी चीजें पता तो होनी चाहिए कि डेविएशन ऑफ प्लेन मिरर, डेविएशन ऑफ रे एंड रोटेशन ऑफ मिरर क्या होता है। देखो, अब टॉपिक आता है रोटेशन ऑफ मिरर एंड रे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ रे, या रोटेशन ऑफ मिरर ही पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मैंने कहा सबसे पहले पढ़ते हैं, यार पूरा हाथ ही नहीं उठ रहा है। रोटेशन ऑफ मिरर, हम सबसे पहले पढ़ते हैं रोटेशन ऑफ मिरर। मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास एक मिरर है ऐसे, ठीक है, इस पे कोई लाइट ऐसे आ रही है। मैंने कहा कि इस पे कोई लाइट ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जा रही है, ठीक है। ये क्या आपका नॉर्मल है। मैंने कहा कि अगर मैं क्या करूं, मैं इस मिरर को थोड़ा सा घुमा दूं, क्या करूं, इस मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दूं। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका एंगल क्या था, इसे भी अल्फा मान लो और इसे अल्फा मान लो, ठीक है। ये आपका नॉर्मल था, इसे n1 मान लो, नॉर्मल फर्स्ट। मैंने कहा अगर मैं इस मिरर को थोड़ा सा ऐसे घुमा दूं, ठीक है, मैंने इस मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया, लाइट तो आ रही थी, मैंने इस मिरर को थोड़ा सा घुमा दिया, कितने एंगल से, ऊपर की तरफ घुमा दिया, कितने एंगल से, मान लीजिए बीटा। किस एंगल से घुमा दिया? बीटा। अब आपको पता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, जो ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे पहले ये थी, इंसिडेंट रे तो भाई सेम रहेगी। अभी इसके बीच में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है? ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इनके बीच में एंगल कितना है? 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। मैंने कहा जब ये मिरर घूम जाएगा तो इंसिडेंट रे तो यही रहेगी, क्या रहेगी? इंसिडेंट रे तो यही रहेगी, लेकिन जो आपका ये जो नॉर्मल होगा ये भी थोड़ा सा घूम जाएगा, कितना मान लो, जो नया नॉर्मल हो जाएगा मान लो ऐसे हो गया, ठीक है। इस मिरर के हिसाब से नया नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल भी थोड़ा शिफ्ट होगा, जब मिरर घूमेगा तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होने के लिए थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए n2 हो गया, ठीक है, और ये कितना एंगल घूमेगा, जितना बीटा ये घूमा है तो उतना बीटा ये भी घूम जाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो मैंने बोला कि अब जो आपके नॉर्मल n2 एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल वो कितना है, वो जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कि नहीं? वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हमारी जो रे भी घूम जाएगी वो भी ऐसे घूम जाएगी, क्या हो जाएगा? रे भी घूम जाएगी। अब घूमेगी क्यों?
क्योंकि भाई एंगल पहले अल्फा था तो एंगल अल्फा पे जा रही थी, अब अल्फा प्लस बीटा एंगल हो गया तो ये भी तो थोड़ी शिफ्ट होगी, ये रिफ्लेक्टर रे। मैंने कहा ये हो गया। अब ये नए नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, ये बनाएगी अल्फा प्लस बीटा। कितना एंगल बनाएगी, अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ ये जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है और न्यू रिफ्लेक्टर रे ये है, तो इनके बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये यही एंगल तो टोटल एंगल होगा। अभी पहले टोटल एंगल कितना था, पहले इनिशियली टोटल एंगल था 2 अल्फा रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में। अब नाउ टोटल एंगल कितना हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट के बीच, इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के बीच में कितना है अल्फा प्लस बीटा, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल की N2 के बीच में कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा इसका मतलब हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो चेंज कितना आया, चेंज पहले 2 अल्फा था, दोनों के बीच में एंगल कितना था 2 अल्फा, अब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया है, तो चेंज आ जाएगा क्या 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बीटा। यानी कि जो आपकी, अगर आपने मिरर को बीटा एंगल से घुमाया है तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे, पहले रिफ्लेक्टेड रे ये थी, ये कितने एंगल से घूम गई है 2 बीटा एंगल से। रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमी है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाई 2 बीटा एंगल। अब देखो हमने मिरर किस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया है, मिरर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया ना, तो हमारी जो रे है वो भी क्लॉकवाइज में घूमी है, इसको कहते सकते हैं सेम सेंस, सेम सेंस रोटेशन। क्या सेम सेंस रोटेशन, इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में हमने मिरर को घुमाया है उसी डायरेक्शन में हमारी क्या रे भी रोटेट हुई है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको एक दो बार आप देखिएगा वीडियो तब भी समझ में आएगा आपको इसको की मतलब क्या है। इसको आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा कि डायग्राम इसका, क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी है और काफी ज्यादा मेसी डायग्राम, तो इसको आपको खुद से बनाना पड़ेगा तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले क्या है, रोटेशन ऑफ रे। क्या पढ़ने वाले, रोटेशन ऑफ रे। अब अभी तो हमने मिरर को घुमाया, अगर भाई हम रे को रोटेट करें, मिरर को कांस्टेंट रखें, मिरर को फिक्स्ड रखें, अगर हम केवल रे को रोटेट करें तो क्या होगा। मैंने कहा हमारे पास एक मिरर है, जैसे पिछले टाइप साइड मिरर था, मैंने कहा हमारे पास एक मिरर है और इस पे एक रे आ रही है ऐसे, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है, ये कुछ नॉर्मल है एम, ठीक। मैंने कहा कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल भी अल्फा। ये आपकी क्या है, ये आपकी है इंसिडेंट रे, ये आपकी क्या है, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इनिशियली ऐसा कंडीशन था कि ऐसे रे आ रही थी, ये इधर चली जा रही थी, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैंने क्या किया, मैंने इस रे को थोड़ा कितना बीटा एंगल से रोटेट कर दिया, मतलब रे को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया रे को, जो इंसिडेंट रे थी थोड़ा उसको घुमा दिया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब कुछ सोचो एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल अल्फा प्लस बीटा, यानी कि नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा, यानी कि पहले अल्फा था बीटा बढ़ गया। तो मैंने कहा इसके बीच में रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है अभी अल्फा, तो ये भी ऐसे रोटेट करेगी खुद को कि इसके बीच में कितना हो जाए एंगल बीटा, यानी कि इसके बीच में भी एंगल कितना हो जाए अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो सफिशिएंट होना चाहिए ना भाई, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो आपका वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जो आपने जब इंसिडेंट रे को किससे रोटेट किया, बीटा से रोटेट किया, तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या बीटा से रोटेट हो गई। बट देखो ये हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज में, इसको हमने किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट किया, और जो रिफ्लेक्टेड रे वो किस डायरेक्शन में रोटेट हुई है, इस डायरेक्शन यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट इन ऑपोजिट सेंस। किस सेंस में, ऑपोजिट सेंस में रोटेट हुई है, बट इन ऑपोजिट सेंस, तो इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ रे। इस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आप खुद से जान सकते हो, वो आपको क्या इंसिडेंट रे का रोटेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन, ठीक। तो ये चीजें इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सिलेबस में, बहुत हल्का सा टॉपिक है बट आपको ये पढ़ के जाना जरूर है। मैंने कहा कि अब एक चीज आता है नंबर ऑफ इमेजेस। क्या आता है, नंबर ऑफ इमेजेस, प्लेन मिरर कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करते हैं, तो वो पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखिए ठीक है, हम पढ़ने वाले क्या नंबर ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर। मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन मिरर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, कितना थीटा एंगल पे, ये भी प्लेन मिरर है, ये भी प्लेन मिरर है। मैंने कहा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम डिस्टेंस पे अपोजिट मिरर यहां बनेगी इमेज, और इसकी यहां पे बनेगी, सॉरी
इसकी यहां पे बनेगी क्योंकि परपेंडिकुलर बनता है ना। एक चीज याद रखना कि जो ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर के लिए, ऑब्जेक्ट और इमेज वो दोनों क्या होते हैं, एक लाइन में होते हैं, और वो जो लाइन होती है ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन करती है वो मिरर के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे होना चाहिए। मैंने कहा ये लाइन है, मैंने कहा ठीक है। अब देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज I1 मान लो, ये I2 मान लो, ये इस प्लेन मिरर के लिए भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, इस प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो एक इमेज यहां पे बन जाएगी I3, ठीक, और ये I2 है, इस प्लेन मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, तो एक इमेज यहां पे बन जाएगी I4। अब ये भी इमेज की इस प्लेन मिरर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ये इमेज सारी इमेजेस क्या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर जाएंगी। इसलिए इस तरह हमारे पास कितने सारे, बहुत सारी इनफिनाइट इमेजेस बनती जाएंगी। तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, मतलब कितनी सारी इमेजेस, अगर कोई दो मिरर किसी एंगल पे रखे हुए हैं तो कितनी सारी इमेजेस बन सकती है। अगर इसकी बात करें तो उसके हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको रखना है। मैंने कहा कि देख लीजिए, अगर मानिए कि आपके पास कोई प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, क्या है, दो प्लेन मिरर है, मान लीजिए आपके पास दो प्लेन मिरर है, एक ऐसे प्लेन मिरर है और एक ऐसे प्लेन मिरर है, ठीक है, इसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पे कहीं है आपका। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अगर नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने हैं, हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। अगर नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले एक वैल्यू कैलकुलेट करो, x इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा। क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करो 360 बाई थीटा, यानी जो एंगल दे रखा है उसको, उससे 360 को डिवाइड करो, तो इससे तुम्हारी कुछ वैल्यू आएगी, कोई वैल्यू आ सकती है। अब वो वैल्यू कितनी तरीके की हो सकती है, हो सकता है वो वैल्यू हमारी क्या हो, इवन हो सकता है ऑड हो सकता हो क्या हो, फ्रैक्शनल आ जाए, आ सकता है ना। तो मैंने सबसे पहला केस किया कि x क्या है, x है इवन, x क्या है इवन। तो मैंने कहा जो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी, अगर इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी n इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वन। क्या हो जाएगा, x माइनस वन, ठीक है, हाँ x माइनस वन। अगर मान लीजिए जब x इक्वल टू क्या आ गया, ऑड आ गया, तो इसमें दो केस बनता है, क्या बनता है, दो केस। जो आपका ऑब्जेक्ट है एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किस पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऑब्जेक्ट एट नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये हो सकता है इस एंगल को जो जो लाइन इस एंगल को दो पार्ट, इक्वल पार्ट में बांटे, मतलब इस ये लाइन अगर मान लीजिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर ऑब्जेक्ट आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो जो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी वो हो जाएगा x माइनस वन। अगर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं यहां पे है या कहीं यहां पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है, ठीक है, इमेज के बीच में जो इमेज के मतलब मिरर के एंगल्स को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि मिरर के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उस लाइन पे नहीं है, तो आपकी जो इमेज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू x, जो आपकी x की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है कि अगर आपकी x की वैल्यू क्या आ जाए, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मतलब जैसे 9.2, अगर ऐसा आ गया कुछ x की वैल्यू तो क्या होगा। मैंने कहा अगर x फ्रैक्शनल आ जाए तो सबसे पहले x को क्या 2n प्लस माइनस f के फॉर्म में कन्वर्ट करो। f क्या होता है आपका, फ्रैक्शन, क्या होता है फ्रैक्शन। जैसे कि 9.2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 5 माइनस 0.8, इसको यानी 10 माइनस 0.8 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। ये जो ये वाली वैल्यू है जो f है, ये हमेशा फ्रैक्शन होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से कम होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यहां पे 2 इंटू 5 माइनस 0.8 लिख लिया 9.2 का, तो जो हमारा ये 2 इंटू 5 है यानी कि 2n है, नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n। अब जैसे मान लीजिए आके आपको दे दिया गया क्या 8.2, तो इसको क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो 2 इंटू 4 प्लस 0.2 हो सकता है। अब ये फ्रैक्शन है तो इसको इग्नोर कर दो, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगी, हो जाएगी 8, क्या हो जाएगी 8 इमेजेस हो जाएंगी। आई बात समझ। तो ऐसे ही नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हो। तीन केसेस बनते हैं, इवन ऑड। इवन में तो n इक्वल टू क्या हो, x माइनस वन कर देते हैं। ऑड में क्या, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ना हो, और जब फ्रैक्शन वैल्यू हो जाए तो इससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इमेजेस प्लेन मिरर के द्वारा फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है, अब हमारा एक मेन टॉपिक आता है। मेन टॉपिक क्या है, हाँ एक सेकंड मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि प्यास लगी हुई।
हाँ, तो पानी पी लिया है मैंने। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और वो जो नया टॉपिक है हमारा वो है स्फेरिकल मिरर्स। क्या है? अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं भाई? स्फेरिकल मिरर आपके कर्व मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं? कर्व मिरर्स। ये होते हैं पार्ट ऑफ स्फीयर। क्या होते हैं? किसी पार्ट ऑफ किसी स्फीयर का पार्ट होता है। अब स्फीयर क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा स्फीयर है, ठीक है, मान लीजिए ग्लास स्फीयर है। मैंने क्या किया, अब इसमें दो मिरर होते हैं। एक कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव मिरर, और एक होता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। दो ही मिरर हमको पढ़ने, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मैंने कहा कि अगर ये ग्लास का स्फीयर है, स्फीयर समझते हो ना कि एक स्फीयर ऐसे होता है मैंने कहा मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और एक यहां से कट कर देता हूं, ठीक है। मैंने कहा यहां से और यहां से कट कर दिया। मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे ऐसे बाहर पॉलिश कर देता हूं, क्या कर देता हूं? बाहर पॉलिश कर देता हूं, यहां पे अंदर पॉलिश कर देता हूं। अगर नहीं समझा तो मैं यहां को बनाता हूं आपको। मान लीजिए हमने यहां से जब कट किया तो ये ऐसे आया, ठीक है, और ये कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे कट के तो आया होगा, ठीक है, ऐसे ही कट गया होगा, ये पार्ट ऐसे कट के आया होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी ऐसे ही कट के आया होगा। कैसे? इधर बना देते हैं। मैंने कहा ये वाला पार्ट कुछ ऐसे कट के आया होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट कुछ ऐसे कट के आया होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसे होगा। तो मैंने कहा यहां पे अगर हम बाहर पॉलिश कर दे, क्या बाहर पॉलिश कर दे, क्योंकि बिना पॉलिश के क्या हम इसको रिफ्लेक्शन करा ही नहीं पाएंगे। तो अब देखो जो लाइट्स आएंगी वो अंदर जाएंगी, इस जो हमारे पास सर्कल है इसके अंदर जाएंगी, तभी तो जाके रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो लाइट अंदर आएंगी, जब ये केव में मतलब गुफा में जा रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉनकेव। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और जो ये लाइट होंगी इसको हम क्या करते हैं? यहां पे अंदर पॉलिश कर देते हैं। क्या करते हैं? अंदर पॉलिश कर देते हैं। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर वाला, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी लाइट आएगी और इस पे पड़ेगी, बाहर वाले सरफेस पे। जो ऐसे बाहर वाला बाहर सरफेस दिख रहा है स्फीयर का, कटोरी कटोरी टाइप को ले लो, कटोरी के जो ऊपर वाला सरफेस है वो हम क्या बोलेंगे? वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर। कटोरी ले लो, अगर कटोरी के अंदर आपने पॉलिश कर दिया और ऊपर वाले सरफेस से, मान लीजिए कटोरी है, अगर कटोरी के अंदर आपने पॉलिश कर दिया, ऊपर वाले सरफेस से आप क्या रिफ्लेक्शन करा रहे हो, तो हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपने कटोरी के ऊपर पॉलिश कर दिया और मतलब अंदर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन करा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो ये होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। कैसे? ऐसे, मतलब रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है, और इसको ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर। जिस स्फीयर से हमने मिरर्स काटे हैं उसका जो सेंटर होता है वही होता है मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ये देख सकते हो जो हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सोचो लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा, मतलब लाइट इधर से आएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होगी, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मतलब मिरर का फ्रंट व्यू तो ये हो गया ना, तो मिरर के बिहाइंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के बिहाइंड, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मिरर के सामने है। अब देखिए कैसे, मैं इसको रफ करता हूं। मैंने कहा अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, यानी कि मिरर ऐसा होगा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि रिफ्लेक्शन अंदर से हो रहा है, केव से अंदर हो रहा है, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर आपका रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है इस सरफेस से, तो ये हो जाएगा क्या? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैंने कहा ये आपकी क्या हो जाएगी? जो डीपेस्ट पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? पोल हो जाता है, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ये स्फीयर का पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा, होगा कि नहीं होगा? इस मिरर के लिए अगर इसको स्फीयर बनाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा। अगर इसको पूरा स्फीयर बनाओगे ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसको पूरा स्फीयर बनाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पे होगा। तो जो अब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता होना चाहिए। जो कॉनकेव मिरर में होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बैक साइड ऑफ द मिरर होता है। तो ये चीज है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जान लेते हैं कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। जैसे कि हमें कॉनकेव मिरर लेके सारी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर में आप खुद से समझ जाओगे। बस ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में दिक्कत आती है जो कि मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ये जो हमारा इमेज मिरर बना था, ठीक है, ऐसे ही तो मिरर बना था जब कट के आया था, ठीक है, ये मिरर था, हमने इसको बाहर से पॉलिश कर दिया,
तो ये जो डीपेस्ट पॉइंट है, मतलब ये अगर जो लाइन है यहां पे कहीं सेंटर होगा होगा तो मैंने कहा ये जो डीपेस्ट पॉइंट है इस मिरर का डीपेस्ट पॉइंट ये क्या है, डीपेस्ट पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मैंने कहा कि ये जो जिस स्फीयर का पार्ट है, ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल को पास करते हैं, पोल को क्रॉस करते हुए जो लाइन जाए वो मिरर क्या क्या होती है, मिरर के परपेंडिकुलर होती है। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ये जो हमारा ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है, मिरर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। हमने बोला कि ये जो इसका डायमीटर है, ये क्या है, ये जो डायमीटर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है। तो ये जो डायमीटर है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया का, हमारे मिरर के क्रॉस सेक्शन एरिया का जो डायमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स और होते हैं, जैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स होते हैं, जो डीपेस्ट पॉइंट पोल होता है, अपर्चर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये किसके लिए, ये कॉनकेव मिरर के लिए है। ठीक। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी से और पढ़ने जा रहे हैं, जैसे एक चीज होता है आपका फोकस। क्या होता है, फोकस। मैंने कहा कि आपका अगर कॉनकेव मिरर है, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है आपके पास, ये आपकी क्या है, ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे मान लीजिए आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने कहा कि अगर इस कॉनकेव मिरर पे मैं पैरेलल रेज लेके आऊं, क्या लेके आऊं, पैरेलल रेज। ठीक है। यानी कि हम कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट, और उससे पैरेलल रेज आ रही है, इंफिनिटी से पैरेलल रेज ही आएंगी। मैंने कहा ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट से पास होती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब जो फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होती है, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। मैंने कहा जो पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और इसे स्मॉल एफ से शो करते हैं। मैंने कहा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं क्या, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो मैंने कहा कि आपको एक ये चीज पता भी होगी, लेकिन कैसे होता है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, कि जो आपका एफ होता है, फोकल लेंथ होता है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, एफ इज इक्वल टू r/2। तो ये चीज है कि ये इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है स्फेरिकल मिरर की, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम इतने इस पॉइंट पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन पे ही बात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन में बात क्या होगी, रिफ्लेक्शन पे बात करेंगे हम। क्या, एक तो इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। किससे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसका में हम क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, और इसी में हम क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो भी काफी अच्छा लेक्चर होने वाला है, उसमें सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो इतनी तक समझ में आई है तो अच्छा है, आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ईयरफोन लगा के पढ़िए। अभी भी आपके एग्जाम में 15-20 दिन बाकी है। 15-20 दिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं वो आपको पढ़ा दीजिएगा इस चैनल पे। तो आप वीडियो देखते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।